नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। शाम के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान से तो जरूर चर्चा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और जो विषय है चर्चा का उससे जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। आज का विषय है बदलते मौसम में दुधारू पशुओं का रखरखाव और इसके साथ ही ठंडे प्रदेशों में पशुओं की देखभाल। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमसे बातचीत करें टीवी की आवाज बंद कर दें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर वरिंदर सिंह रैना, जो कि रिसर्च एसोसिएट है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर के.एस. रिसम, जो कि पूर्व कुलपति हैं शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज का हमारा विषय है बदलते मौसम में दुधारू पशुओं का रख रखाव, तो ऐसे में डॉक्टर रैना, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस बदलते मौसम में क्यों जरूरी है कि खास तौर पे हम जो देखभाल है वो अच्छी तरह से करें, जो उसका दुग्ध उत्पादन है किस तरह का असर पड़ सकता है अन्यथा। देखिए, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मौसम सबसे महत्वपूर्ण मौसम है, क्योंकि इस टाइम मौसम अभी बदल रहा है, गर्मियों से सर्दियां हो रही हैं और इस वक्त हमें अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खास करके आगे सर्दी का मौसम आ रहा है और इस टाइम हम देख रहे हैं कि जो दोपहर का मौसम है वो थोड़ा गर्म होता है और रात का मौसम ठंडा होता है। तो हमें रात को अपने पशुओं को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। गर्मियों में खासकर हम अपने पशुओं को खुला ही रखते हैं, पर जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होने पे आता है तो हमें उन्हें रात को भी अंदर ही रखना चाहिए ताकि वो ठंडी हवाओं से बचे रहें और उनका अच्छे से ध्यान रखें। इसके साथ साथ हमने जो पशुपालक हैं वो पानी एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, जो खासकर ठंडा हो जाता है और सर्दियों में सुबह जब पशु उन्हें पीते हैं तो उससे भी उन्हें काफ़ी बीमारी होने का बहुत बड़ा एक रीज़न वो होता है। तो इसलिए उन्हें हमेशा एक फ्रेश वाटर सप्लाई, मतलब जो फ्रेश वाटर आता है उसी को पिलाना चाहिए, ताज़ा पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। उसके साथ साथ जो पोषक है, हमारे पशुपालक हैं जो भी एक फीड देते हैं अपने पशु को, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि अब जैसे जई आना शुरू हो जाएगी, ओट, तो अब वो जई खिलाएं, उसके साथ थोड़ा चारा मिला दें, क्योंकि इससे एनर्जी ज़्यादा बनेगी और पशु जो भी होंगे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके इन्वायरमेंट के अंतर्गत रख पाएंगे और ये उनको एक अडेप्टेबिलिटी के लिए भी बहुत हेल्प करेगी। बिल्कुल। और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है, आहार आवास व्यवस्था अभी किस तरह से करें इस बदलते मौसम में, ऐसे में इस बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। ग्रामीण जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है, बल्कि हमारे देश में पशुपालन और खेतीबाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। दुनिया के किसी भी एक देश में भारत के बराबर पशु नहीं है। पशुओं की अधिक संख्या के कारण ही भारत दुग्ध उत्पादन में अव्वल है, लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादन के मामले में हम विश्व के अग्रणी देशों से मात खाते जा रहे हैं। इसकी एक वजह पशुपालकों की जागरूकता में कमी है, विशेषकर पशु देखभाल में हो रही लापरवाही है। मौसम की दहलीज पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाना बेहद जरूरी है। ठंड के मौसम में खुले स्थान पर बंधे मवेशियों को निमोनिया हो जाता है, इसलिए कम से कम रात के समय उन्हें ठंड से बचाने का इंतजाम करें। बांधने की जगह को सूखा रखें, जरूरी हो तो भूसा, पराली या किसी और चीज का बिछावन कर दें। गीले में पशुओं को बांधने पर जूं और चीचड़ होने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा थनैला, खुरपका, मुंह पका भी कई बार देखा जाता है। अफारा भी सर्दियों में होने वाली बीमारी है। बरसीम या अधिक मात्रा में आटा या बचा हुआ बासी भोजन खिलाने से इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नवंबर का महीना भैंसों के गर्मी में आने का भी है। पशुओं को नहलाने के लिए ताजे या गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। पशुओं के शरीर पर धूल न जमने दें, इससे त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।
हाँ, तो इस रिपोर्ट में आपने जाना संक्षेप में कि किस तरह से इस बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर रेशम, आपसे जानना चाहेंगे कि यूं भी पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी देखभाल अच्छी तरह से करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठंडे प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर परिस्थितियाँ और किस तरह से एक चुनौती पशुपालकों के लिए खड़ा करती है, क्यों वहाँ पर और ज़्यादा सतर्कता बरतनी ज़रूरी है? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं हेलो किसान के सभी श्रोताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली रुत में जो हमारे पशुपालन है वो और बढ़ावा देगा। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि पशुपालन जो है वो कृषि के आय का एक बहुत बड़ा साधन है और जहां भी पशुपालन किया जाता है वहां का किसान कभी पूरी तरह से खराब नहीं होता है। जहां भी कहीं मौसम की बाढ़ आती है या कोई और आपदा आती है, फसलें वहां कई बार खराब हो जाती हैं, फसलों से आमदनी नहीं हो पाती, लेकिन पशुपालन जहां भी है वहां आमदन का जरिया हर वक्त रहता है। और आपको ये जान के भी बड़ी खुशी होगी, जहां भी पशुओं के साथ में कहीं पे भी इंटीग्रेशन किया जाता है एग्रीकल्चर में, तो वहां खुदकशी के जो वाक़े हैं वो नहीं हो पाते, नहीं होते हैं। बिल्कुल। उसका यही जरिया होता है कि अगर आपको फसल में या हॉर्टिकल्चर में या वेजिटेबल्स में नुकसान हो जाता है तो पशुपालन किसी न किसी तरीके से आमदनी देता रहता है। जी जी बिल्कुल। ये एक गुरबानी में भी कहावत है कि नर मरे कछ काम नावे, पशु मरे 10 काज सवारे। पशु अगर मर भी जाता है उसके बाद में भी वो किसी न किसी तरीके से आमदनी जरूरी देता है। और इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि पशुपालन जो है एक बहुत अच्छा काम है, एंटरप्राइज है ये, और ये आमदनी का बहुत बड़ा साधन है। बिल्कुल। तो किसानों की जो आमदनी है उसमें काफी इजाफा हो सकता है और खासतौर पे देखा गया है कि जहां पर खेती किसानी के साथ साथ जो है किसान वो पशुपालन को भी अपना रहे हैं। लेकिन खासतौर पे ये भी जरूरी है कि जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य का भी उतना ही बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाए। उसके बारे में भी आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक और रिपोर्ट पर। उत्तर भारत में 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी सर्दी का मौसम रहता है। दिसंबर और जनवरी में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। इंसानों की तरह ही पशु स्वास्थ्य में भी भोजन का बड़ा योगदान है। खासतौर से सर्दियों में पशुओं को विशेष आहार की जरूरत होती है, लिहाजा ठंडी तासीर वाले किसी भी आहार से बचना चाहिए। मवेशियों को सर्दियों में चारे के साथ गुड़ जरूर दें, ये बहुत ही लाभदायक है। दुधारू पशुओं को संतुलित और खनिज युक्त आहार खिलाएं, जिसमें 20 से 25 किलो हरा चारा, 5 से 7 किलो सूखा चारा और 1 किलो दाने के अलावा 50 ग्राम खनिज मिश्रण हर रोज एक वयस्क जानवर का आहार है। दूध आने या गाभिन होने पर खुराक बदल जाती है। सर्दी अधिक पड़ने पर दूध निकालने से पहले थनों को अच्छी तरह ताजे पानी से धोएं। ठंडे पानी से धोने पर दूध अच्छी तरह नहीं उतर पाता। इस मौसम में अधिकतर दुधारू पशुओं के थनों में दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा होने पर दूध निकालने के बाद पशुओं के थनों पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम जरूर लगाएं, वरना थनैला रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा दूध देने वाली गाय और भैंसों के राशन में बिनौले का इस्तेमाल करके राशन की ऊष्मा सघनता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे इन पशुओं का दुग्ध उत्पादन बना रहता है। बकरियों को भी पौष्टिकता से भरपूर खाना दें। बकरी पत्ते और हरा चारा बड़े चाव से खाती हैं और इनकी खुराक के संबंध में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये रोजाना एक ही तरह का चारा खाना पसंद करती हैं। इसलिए चारा बदल बदल कर देना चाहिए ताकि हर तरह के पौष्टिक तत्व मिलते रहें। जी हाँ, तो रिपोर्ट देखिए आपने। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रेशम, कार्यक्रम में आपने शुरुआत में हमने बताया कि किस तरह से जो पशुपालक है उनकी आमदनी सुनिश्चित हो जाती है अगर वो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इससे आगे अब आपसे बात करना चाहेंगे खास तौर पे ठंडे प्रदेशों के लिए। तो ऐसे में बताएं कि वहाँ पर जो पशुपालक हैं वो खास तौर पे कौन कौन से जो पशु हैं उनका पशुपालन करते हैं और कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो अच्छा उत्पादन वहाँ पर देते हैं ठंडे प्रदेशों में।
अभी जो आपने प्रश्न किया था कि ठंडे प्रदेशों में पशुपालन कैसे किया जाता है और कौन कौन पशु वहाँ पाले जाते हैं। जी। आप सबकी जानकारी के लिए, श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें सारे किस्म के जानवर, पशु जो हैं पाले जाते हैं। गाय भी है, भैंस भी है, घोड़ा भी है, बकरी है, भेड़ है, मुर्गा पालन भी होता है, मत्स्य पालन भी होता है। और उसके अलावा जो ज्यादा हमारे जैसे कश्मीर का कुछ एरिया है जहाँ पे याक भी है, और लद्दाख में भी याक भी है, हिमाचल में भी याक है जी। इस तरह से सारे ही किस्म के जानवर पाले जाते हैं जो कि दूध का उत्पादन भी करते हैं, साथ में मांस उत्पादन भी होता है जी। जो ऊन है उसका उत्पादन भी होता है। और साथ में आपको ये भी बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में जो खरगोश है वो भी पाला जाता है, और वो 2 किस्म के हैं। एक तो अंगोरा है जिससे वूल निकलती है, हेयर निकलता है, जिसकी जो है स्वेटर, शॉल्स वगैरह बनाई जाती हैं। और साथ में दूसरा है जो कि मांस के लिए ही यूज किया जाता है, जिसको ब्रायलर रैबिट भी कहा जाता है जी। और जहां तक इनके रख रखाव का सवाल है, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ठंडे प्रदेशों में सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि इस सर्दी के रुत में जो हमारे चरागाहें हैं वो बंद हो जाती हैं, वहाँ वो घास सूखा पड़ जाता है और जो हरा चारा है उसकी कमी पड़ जाती है जी। इसके लिए सबसे जो अच्छा काम जो लोग करते हैं, कुछ तो वो जो टॉप फिश जिनको हम जो पेड़ों के ये होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको टहनी के समेत काट के उनका बंडल्स बना के उनको टहनियों पे ही रख देते हैं। अच्छा। और जब बर्फ काफी पड़ जाती है उस वक्त बाकी कहीं घास अवेलेबल नहीं होता तो उस वक्त उन टहनियों को ही नीचे गिरा के वो जो है जानवरों को खिलाया जाता है। साथ साथ में आप जानते हैं साइलेज मेकिंग जो एक टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज किया जा सकता है, ताकि जो अचार के रूप में हम ग्रीन फाडर को बिल्कुल ग्रीन ही रख के उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन करके तो उन जानवरों को उसमें खिलाया जा सकता है। दूसरी चीज आती है जहां तक पानी का भी, रैना जी भी बता रहे थे कि ठंडा पानी नहीं पिलाना, लेकिन जो सर्द प्रदेश हैं वहां तो पानी जम ही जाता है जी। उसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल सुबह पानी जानवरों को ना पिलाया जाए और उस पानी को जो है थोड़ा गर्म होने दिया जाए या ताजा पानी जो है वही जानवरों को पिलाया जाए, ताकि जानवर जो है उसकी वजह से उनके जो सांस लेने वाला सिस्टम है उसमें खराबी ना आए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन ना आए। जैसे आप जानते हैं इस वक्त भी जो कोविड-19 का दौर चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ह्यूमन लंग्स पे होता है। इसी तरह अगर सर्दी में हम देखें तो सर्दी में जानवरों में भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, निमोनिया होता है। और बकरी में एक खास किस्म का क्रॉनिक निमोनिया होता है जिसमें उसको CCPP कहते हैं, तो उसके लिए भी समाधान किया जाता है। जानवरों को जो है गर्म एनवायरनमेंट में रखना जरूरी हो जाता है जी। साथ में आपको डॉक्टर रिसम आगे आपसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बातचीत को यहाँ आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रैना का भी मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रैना, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं की जब हम बात कर रहे हैं तो खास तौर पर उनके जो चारे का इंतजाम है इस बदलते मौसम में और आने वाले समय में, अब जबकि सर्दियां भी बहुत तेज पड़ेंगी, उस दौरान किस तरह से चारे का इंतजाम करना चाहिए, आहार का इंतजाम करना चाहिए? देखिए मैम, डॉक्टर रिसम सर ने काफ़ी अच्छे से बताया कि जैसे साइलेज जो कि आजकल की ये टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ग्रीन फॉडर को प्रिजर्व करके रख देते हैं और उसको आगे हम यूज़ करते हैं। तो एक तो साइलेज, उसके साथ ही मैं बता दूं आजकल TMR टोटल मिक्स राशन, इसको अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसमें हम जेई को मिला देते हैं, थोड़ा सॉल्ट मिला देंगे, थोड़ा भूसा मिला देंगे उसमें, उसके बाद तूड़ी मिला दी, उसके बाद हम इसमें मिनरल मिक्सचर मिला के और उसके ब्लॉक्स बना के हम एनिमल को फीड करते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो जो एनिमल की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है जी। हमारे पशु दूध की जो उनसे दूध आता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो हमें इस समय खास ध्यान रखना है, उनकी जो हमें आहार खिलाएंगे उसका भी ध्यान रखना है कि उसमें जैसे पूरा उन्हें एनर्जी भी मिले और उनके साथ साथ उसको मेंटेनेंस राशन भी एक मिले। और दूसरा हमें ये भी ध्यान देना है कि जो ज़्यादा दूध दे रहे हैं पशु उन्हें थनेला ना हो, क्योंकि खासकर इस टाइम दूध ज़्यादा आता है तो हम साफ़ नहीं रखते हैं पशु को या आसपास गंदगी होती है जिससे इस रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस बीमारी के बढ़ जाते हैं। साथ के साथ अब हमारा ये काविंग सीजन है, मतलब इसमें पशु बच्चा भी देना शुरू करते हैं, तो उनका भी पूरी केयर करना। की भी देखभाल के बारे में आगे आपसे जानेंगे हम। डॉक्टर रैना इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। पहले ब्रिजपाल जी इस वक्त पानीपत हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजपाल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
हेलो बृजपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी बृजपाल जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो जी बृजपाल जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल हेलो पूछिए। बृजपाल जी, हेलो? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम जी, एक जैसे ये अबॉर्शन हो जाता है भैंस में, उसके बचाव के लिए कौन सा टीका यूज करना चाहिए पहले से ही? बृजपाल जी, आपका जो सवाल है वो हम नहीं स्पष्ट तौर पर समझ पाए हैं, एक बार फिर से दोहरा दें। मैडम जी, जैसे भैंस बच्चा गिरा देती है समय से पहले ही, जी जी जी। उसके बचाव के लिए कौन सा टीका यूज किया जाए ठीक है। पहले से ही, मतलब सुरक्षित रहे? जी जी जी, ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर रिसम, कोई सुझाव देना चाहेंगे आप ऐसे में कि समय से पहले भैंस बच्चा गिरा दे रही है, तो फिर ऐसे में क्या उपाय किए जाएं? बच्चा गिरने के कई कारण होते हैं जी। एक तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है और या थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, तीनों के कारण अलग अलग हैं। जी जी जैसे ब्रुसलोसिस एक बीमारी है, उससे भी हो जाता है, ट्राइकोमोनियासिस से भी हो जाता है। जी। और दूसरा ये है कि अगर हमें कहीं यूट्राइन इन्फेक्शन भी हो, उससे भी कहीं ना कहीं बच्चा गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और साथ में अगर कहीं और दूसरी कई बीमारियां भी हैं जिनमें कि बच्चा कई बार गिर जाता है, इसलिए इनके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि लोकल वेटनरी ऑफिसर से संपर्क करें और अपने जो पशु है या भैंस है या गाय है उसका एग्जामिन कराएं, ताकि उसकी क्या बीमारी है उसी का ही इलाज किया जा सके। बिल्कुल बृजपाल जी, आपको यही सुझाव है कि जो नजदीकी पशु चिकित्सक हैं उन्हें आप जरूर संपर्क करें। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल और ठंडे प्रदेशों में भी पशुओं की देखभाल के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रामकृष्णा जी जुड़ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका रामकृष्णा जी, पूछिए अपना सवाल। रामकृष्णा जी, आपसे गुजारिश रहेगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, वॉल्यूम बंद कर दीजिए टीवी की। हेलो हेलो जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ, आवाज गया जो दूध कम दे रही है। दूध कम दे रही है गाय? हाँ, दूध। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में कि डॉक्टर रैना बताएं कि ये बता रहे हैं कि इनकी जो गाय है दुग्ध उत्पादन जो है वो कम हो रहा है, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं ऐसे में? देखिए, इसके तो काफ़ी रीज़न है कि दूध कम के। अब इनकी गाय हैं, उनको कोई बीमारी ना हो, या जैसे ये कह रहे हैं कम दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनको जो चारा उसको खिला रहे हैं उसमें जो ग्रीन फॉडर है उसको थोड़ा सा ये बढ़ा दें। तो ग्रीन अभी तो जैसे जई आ जाएगी तो ये जई खिलाएं और उसके साथ ये मिनरल मिक्सचर दें। मिनरल मिक्सचर देना भी बहुत ज़रूरी है, कई किसान मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं तो उसकी भी कमी हो जाती है पशुओं में। जैसे जैसे थोड़ी आगे जाएगा तो बरसीम बड़ा अच्छा आना शुरू हो जाएगा, जो ग्रीन फॉडर है, तो वो आप खिलाएं। पर ग्रीन फॉडर के साथ साथ भी आप
अकेला ग्रीन पाउडर ना खिलाएं, उससे भी डायरिया की प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो आप अपने चारे का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि थोड़ा एनर्जी बढ़ाइए उस पशु की। और दूसरा कारण, कई कारण हो सकते हैं, जिसमें दूसरा एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आप पशु का रख रखाव कैसा है, उसकी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, और पशु दूध दे रहा है तो कितना दूध दे रहा है, कितनी बार उसका आप दूध ले रहे हैं, और दूध कितनी सफाई आप बरत रहे हैं, कितने टाइम आप दूध ले रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि पशु काफ़ी ही कम दूध आ रहा है, तो आप आसपास के किसी पशु चिकित्सक को भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका चारा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा उसका जो हरा चारा है उसको थोड़ा ज़्यादा देंगे, तो उससे दूध ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो रामकृष्णा जी, मुझे उम्मीद है कि इन सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रिसम का रुख करना चाहूंगी इस वक्त। डॉक्टर रिसम, आपने चर्चा में बताया कि किस तरह जो ठंडे प्रदेश है वहां पर चारे की जो उपलब्धता है, हरे चारे की उपलब्धता, उसमें कमी हो जाती है, और ऐसे में साइलेज की जो तकनीक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मैं चाहूंगी कि आप आसान लफ्ज में हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें बताएं कि किस तरह से वो साइलेज तैयार कर सकते हैं। साइलेज जो है, जिसको कि हम अगर आसान शब्दों में कहें तो अचार बनाना कहते हैं जी, पशुओं के लिए अचार। बिल्कुल, इस तरह से हम अचार अपने लिए भी बनाते हैं कि उसको एयर टाइट साइलोज में उसको रख लेते हैं। जो जैसे मक्की है, उसका अगर हमने साइलेज बनाना है तो उसको एक प्रॉपर स्टेज पे, जिस वक्त की वो सकुलेंट होता है, उसमें मॉइस्चर अच्छी होती है, उस वक्त ग्रीन लीव्स हों, उस वक्त काट के उसको अच्छी तरह से जो साइलो पिट्स बने हों जिनमें कि साइलेज बनाना है हमने, उसको अच्छी तरह से उसको भर लिया जाए, उसको दबा दिया जाए और उसको ऊपर से बंद किया जाए, ताकि उसमें जो है अच्छी तरह से वो उसका अचार बन जाए। और जब भी वो ज़रूरत हो उसको निकाल के जानवरों को खिलाया जाए। उससे जो है उसकी क्षमता जो है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बराबर रहती है, वो कम नहीं होती। अदरवाइज जब हम उसका मक्की को हम हे के तौर पे भी खिलाते हैं, मक्की का जो ये होता है सिटा के बगैर बाकी जो होता है उसको हम हे के तौर भी खिलाते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है और वो सूखे चारे के तौर पे खिलाया जाता है। ये साइलेज जो है हरे चारे का रिप्लेसमेंट होता है। साथ साथ में ये है कि आपको ये भी हम जानकारी साथ में दे दें किसान भाइयों को जो हमारे पशुपालक हैं, कि हमें जो सर्दियों में सिर्फ एक जानवर को मेंटेन नहीं करना है जी। अगर वो प्रेग्नेंट है उसको प्रेगनेंसी का अलाउंस भी देना है, अगर वो दूध दे रहा है या दूसरे किसी प्रोडक्शन सिस्टम में है, जैसे मुर्गियों में अंडे दे रहे हैं, तो उनको एनर्जी और प्रोटीन की भी जरूरत बढ़ जाती है। आप जानते हैं जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम आज शर्ट पहनते हैं, थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी, हाफ स्लीव स्वेटर पहन लेंगे, फिर फुल स्लीव स्वेटर पहन लेंगे, फिर कोट भी पहन लेंगे, जैकेट भी पहन लेंगे। लेकिन पशु जो है उनका तो जो एक कवरिंग है वही कवरिंग रहेगी जी, और जी, उनकी जो जब सर्दियां आती हैं, जो उनका हेयर कोट है वो जो है उसी से अपनी सर्दी से बचाव करते हैं। अगर वो हेयर कोट क्लीन ना हो, डर्टी हो या गीला हो, गंदा हो या गीला हो, तो उसमें जो इंसुलेशन पावर है वो कम हो जाती है। इसलिए पशुओं को हमें साफ सुथरा रखना है, उनकी जो ऊपर का कोट है उसको क्लीन रखना है, उसको कहीं गोबर से नहीं, कोई मिट्टी से नहीं लेपा हो, उससे जो है उसकी जो गर्मी प्रिजर्व करने का, गर्मी अपने आप में रखने का ये होगा, वो बराबर रहेगा। साथ साथ में जो पशु हमारे ज्ञाबन होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, उनमें भी अगर हम उनको अच्छी तरह से उनका चारा और उनका कंसंट्रेट जो फीड है वो अच्छी तरह से ना दें, तो जो उनका बॉडी फैट है उससे वो अपनी एनर्जी जो है वो निकाल के टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। बहुत ही सही बात कही आपने डॉक्टर रिसम। जो गाभिन पशु है खासतौर पे उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर रैना आपने भी जिक्र किया था गाभिन पशुओं का। जानना चाहूंगी आपसे कि जो गाभिन पशु हैं उनका ध्यान जो है खासतौर पे इस सर्दी के मौसम में जब जो तापमान है उसमें गिरावट और ज्यादा आ जाएगी, तो ऐसे में कि क्या इसका ध्यान रखा जाए, किस तरह से? उसका कम होगा। जी डॉक्टर रैना, आपसे जानना चाहूंगी, बताएं। खास तौर पे हमें सर्दियों अभी जैसे कि आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो इसमें जो पशु गाभन है, एक तो उनको थोड़ा कंसंट्रेट हम ज़्यादा कर देते हैं। जैसे ही वो आगे बच्चा देने वाले होते हैं तो उससे थोड़ी देर पहले हम उनको थोड़ा कंसंट्रेट उनके राशन में थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे ही वो बच्चा देते हैं उस वक्त हमें बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि मिल्क फीवर बहुत ज़्यादा देखा जाता है
जो पशु बहुत ज़्यादा दूध देने वाले होते हैं उनमें कि पशु बैठ जाते हैं बच्चा देते ही, तो उस समय हमें पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करना चाहिए और उनको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का जो इंजेक्शन लगाया जाता है उससे वो जल्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इस पे ध्यान ना दें तो मैं अपने किसान भाइयों को ये बता दूं कि बहुत हानिकारक हो सकता है। जी। साथ ही साथ में जो नया बच्चा पैदा होगा उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसको सूखे में रखना चाहिए, उसको अंदर रखना चाहिए, और जो पहला दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं वो देना भी पशुओं में बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरी है। जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर रैना, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा दें। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार का ऐतिहासिक फैसला लिया है। हाल ही में सरकार की ओर से 3 महत्वपूर्ण अधिनियम सामने आए, जिनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 भी शामिल है। इस अधिनियम के तहत किसान या फिर व्यापारी अपनी उपज को मंडी के बाहर बेहतर मूल्य पर अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकेंगे, जिससे कृषि उत्पाद के संभावित खरीदारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस अधिनियम के अनुसार राज्य की सीमा के अंदर या फिर राज्य से बाहर देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी उपज का व्यापार कर सकेंगे। वहीं मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिटों पर भी व्यापार करने की आजादी होगी। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बिचौलियों को हटाकर किसानों का प्रोसेसर, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों से सीधा संबंध स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में छोटे किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती थी, जिसके चलते उनकी निर्भरता बड़े किसानों या फिर बिचौलियों पर बढ़ जाती है। यही वजह है कि किसानों को सही वक्त पर फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। जाहिर है इन अधिनियमों के आने से वे आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, और ये जो कृषि कानून है वो कई लिहाज से किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जो किसान है उन्हें एक तरह से स्वतंत्रता मिल रही है कि वो खुद तय करे, निश्चित करे कि उन्हें जहां भी अपने फसल का वाजिब भाव मिलता हुआ नजर आता है वो वहां पर बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई व्यवस्थाएं इस जो नए कृषि कानून है उसके तहत किए गए हैं। बहरहाल यहाँ पर हम हेलो किसान कार्यक्रम में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर इस बदलते मौसम में और सर्दियों में पशुओं की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। बीना पोद्दार जी इस वक्त पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बीना जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो बीना जी। हाँ, हेलो, ठीक है, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी, अपना हाँ, सवाल पूछें। हमारा सवाल है, हमारा एक हेलो जी पूछिए। हाँ, हमारा एक सवाल है, हमारा जो पशु है वो हेलो जी हाँ हाँ गाय है वो हाँ। अगर आपने टीवी की आवाज बंद नहीं की है तो आपसे गुजारिश रहेगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है। एक तो गाय है वो सेकने का टाइम वो पेट से खून आ रहा है। गाय के पेट से खून आ रहा है, ये कह रहे हैं? से भेटना से दूध जब निकलता है जी और जी, दूध का साथ में खून आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो हाँ पहले उसका दवाई किया है, दवाई से ठीक हो जाए, मगर बार बार वो रिपीट हो रहा है। जी जब दवाई बंद करता है तो हाँ, फिर खून आ जाता है। जी डॉक्टर रिस्तम, ऐसे में क्या सुझाव आप देंगे? जैसा कि अभी किसान भाई बता रहे हैं कि उनकी गाय के दूध के साथ खून आता है, तो जैसे अभी राणा जी भी बता रहे हैं कि थनैला रोग जो हो जाता है जिसको मैस्टाइटिस भी कहते हैं, उसमें कई बार जो है दूध के साथ खून भी आता है जी, और उसके लिए जो है वो प्रॉपर एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयां दे के उसको रोका जा सकता है। और अगर वो उस स्टेज पे हो कि अभी उसकी गांठ ना बनी हो, जब गांठ बन जाती है उसके बाद में उस गांठ को जो है
बंद ये करना, साफ करना, थोड़ा सा उसके सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़ती है, तभी जाके वो हो पाता है। ये बेटर ये रहेगा इनके लिए कि जो भी लोकल वेटनरी डॉक्टर है या वहाँ इनका जो डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटल है या इवन वेटनरी कॉलेज के भी पॉलीक्लिनिक्स हैं, वहाँ उस जानवर को दिखाएं या वहाँ से किसी वेटनरी डॉक्टर को ला के दिखाएं, तो वो वहाँ पे देखेगा, ताकि उसका पर्टिकुलरली देखें अगर तो इन्फेक्शन है उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करके किस बैक्टीरिया या किस इससे कीटाणु की वजह से वो हो रहा है, वो देख के उसी किस्म की दवाई दे के उसको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रैना, आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहें, और खासतौर पे वो बता भी रहे हैं कि दवाइयां दी जा रही है लेकिन जैसे ही वो दवाइयां बंद की जाती है वो समस्या दोबारा उभर कर आ जाती है, तो क्या वजह हो सकती है? इसमें ये देखा जाता है कि जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम मास्टाइटिस में देते हैं, थनैला रोग में देते हैं, तो उसमें कई बार हमारे जो पशुपालक हैं वो थोड़ी देर में रोक देते हैं या पूरी करते नहीं है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को पूरा करने नहीं देते। तो अगर वो पूरी ट्रीटमेंट ली जाए और उस समय पशु को एक साफ जगह में रखा जाए, उसकी देखभाल की जाए, तो ये रोग ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को बीच में रोक देंगे एक बार, तो फिर ये रोग दोबारा होता है, इसीलिए वो ब्लड दोबारा उनका आ रहा है। आप थोड़ा टाइम रुक जाइए और पूरी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लीजिए, साथ के किसी पशु चिकित्सक को बुलाइए और पूरी उसकी केयर कीजिए एनिमल की, वो जरूर ठीक हो जाएगा आपका जानवर। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो इसका उपचार है वो मौजूद है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो उसकी दवाई का जो पूरा कोर्स होता है वो जरूर पूरा करवाएं, और साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना इस मामले में बहुत जरूरी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों पर अमल जरूर करेंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम इस बदलते मौसम में और जो ठंडे प्रदेश है वहां पर पशुओं की देखभाल के बारे में खास तौर से बातचीत कर रहे हैं, और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वरिंदर सिंह रैना, और इसके साथ ही डॉक्टर के.एस. रिसम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे इस बातचीत को हम जारी रख रहे हैं। और इस बीच आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, आइए उनका सवाल लेते हैं। सतवीर जी इस वक्त चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। गाय ने बछड़ा डाल दिया, अभी 2 महीने की हुई थी। गाय में क्या समस्या क्या आ रही है सतवीर जी? सर ये अंडा डाल दिया इसने।
गिरा दिया मतलब। अच्छा, बच्चा गिरा दिया है, ठीक हाँ, है। कितने समय के बाद ऐसा हुआ है? कितने महीने हुए थे? 2 महीने बाद। अच्छा। हाँ, अच्छा डॉक्टर रिसम, अब बताएं, 2 महीने के बाद बच्चा गिरने की समस्या आई तो क्या वजह इसकी हो सकती है, क्या करें? जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि इसमें 3 किस्म की बीमारियां हैं। एक तो ब्रुसलोसिस है जो कि पहले ट्राइमेस्टर में ही, जैसा ये बता रहे हैं कि 2 महीने में ही गिरा दिया है, उसमें कहीं संभावना हो सकती है कि ब्रुसलोसिस की भी इन्फेक्शन हो। और साथ साथ में जो दूसरा है जो मैं बताया था कि अगर कहीं बच्चेदानी जो है उसकी कहीं इन्फेक्शन हो तो उससे भी बच्चा जो है गिर जाता है। तो इस नवियत में, इस सिचुएशन में बेहतर ये रहेगा कि लोकल पशु चिकित्सक से ये संपर्क करें और उस जानवर का एग्जामिनेशन कराएं ताकि आगे जो है वो इन्फेक्शन ना रहे। जब दोबारा फिर वो उसको इंसेमिनेट करवाएं तो उस वक्त बच्चा जो है ठीक तरह से पूरा पले और बराबर टाइम के बाद बच्चा पैदा हो। बिल्कुल। डॉक्टर रिसम लगे हाथों ये भी जानना चाहेंगे कि जो ठंडे प्रदेश है वहां पर जो ज्ञाभिन्न पशु होते हैं उनकी देखभाल के लिए खासतौर पे क्या सुझाव आप पशुपालकों को देना चाहेंगे? जो हमारे ज्ञाभिन्न जानवर होते हैं उनमें जो है हाई जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है, प्रोटीन भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो साथ साथ में अपने मेंटेनेंस के साथ बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर होती रहे और जिस वक्त बच्चा पैदा हो वो कमज़ोर ना हो, अच्छी तरह से वो अच्छी ग्रोथ होके पैदा हो और साथ साथ में जानवर भी कमज़ोर ना हो। क्योंकि अगर जानवर कमज़ोर हो जाता तो बच्चा पैदा होने के वक्त में उसमें समस्या आती है जिसको डिस्टोकिया कहा जाता है। और कई बार उस डिस्टोकिया में कई बार जानवर की जान भी जा सकती है और बच्चे की जान भी जा सकती है। उसको बचाने के लिए अगर इनको हम प्रॉपरली फीड करते रहें, जो जानवर है वो अच्छी तरह से वेल फेड होना चाहिए ताकि उसका फैट कवर भी जो है वो बराबर रहे और उसको सर्दी जो है वो फैट कवर से भी रुकती रहे। साथ साथ में जानवरों को अच्छी तरह से जो है जहाँ पे उनको रखा जाता है उसकी बेडिंग भी ठीक तरीके से रखी जाए, चाहे वो घास की हो जैसे इसकी बारले की घास हो या धान की घास हो, जो भी उधर अवेलेबल लोकल घास हो उसकी बेडिंग अच्छी मोटी दी जाए ताकि जानवर को जो है नीचे से भी ठंड ना आए। और इनको प्रॉपर एक जो है शेड में या हाउस में रखा जाए जहां ठंडी हवाएं डायरेक्टली जानवर को ना आए जिससे कि वो जानवर की जो है जो गर्माइश है, जो उसका बॉडी टेम्परेचर है उसको ज्यादा रिड्यूस ना कर। जी बिल्कुल। डॉक्टर रिसम आपकी जगह यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। गीता देवी जी इस वक्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम नमस्ते, मेरा नाम गीता देवी दसवाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से बोल रही हूँ। हमारा सवाल ये है कि हमारी जो भैंस है वो बीच बीच में हमेशा खाती रहती, बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जो कभी कभी हफ्ते में बीच बीच में 3-4 बार ऐसा हो जाता है कि वो चारा खाना बंद कर देती है। उसका मनपसंद जो चारा है वो भी नहीं खाती है। इसका क्या कारण है, हमें इसका उपाय बताइए। बिल्कुल। क्या वजह हो सकती है डॉक्टर रैना? इस बीच गीता देवी जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या मिनरल मिक्सचर वगैरह या जो नमक चटवाना होता है पशुओं को क्या आप करती हैं? हाँ मैम वो सब हम करते हैं। जी ठीक है, बताएं डॉक्टर रैना, क्या पेट में कीड़े हो सकते हैं या ऐसी कोई और समस्या? इसके लिए तो यही कहूँगा कि हाँ जैसे ही कुछ सीजन शुरू होता है उसके अंतर्गत जैसे हम टीकाकरण करते हैं, कुछ रोगों के अंतर्गत हम टीकाकरण करते हैं या कीड़े हो सकते हैं, उसके बाद आप देखिए कि जो आप उनको चारा दे रही हैं उसमें कोई फंगस या किसी टाइप की ग्रोथ ना हो जिससे कोई स्पेशल एक बदबूदार चारा ना हो। वो कई बार उसको भी पशु नहीं खाते हैं और ये बहुत केसेस में देखा जाता है कि पशु उसको छोड़ देते हैं। तो अपने चारा जहाँ आप डाल रहे हैं आप ध्यान से साफ सफाई वाली जगह पे ही डालिए, एक इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिए। दूसरा ये हो सकता है कि पशु का टीकाकरण वगैरह भी आप टाइम पे कराइए। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि वो बीच बीच में छोड़ रहे हैं तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए, चारा का साफ सफाई का, तो ऐसी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी डॉक्टर रिसम आपसे भी मैं सुझाव चाहूंगी कि अगर जो पशु है बाकी समय में ठीक है लेकिन कभी कभी खाने में अगर रुचि नहीं ले रहा है पशु तो क्या किया जा सकता है? जब भी जानवर बीमार होता है तो सबसे पहला सिम्टम जो जानवर में आता है वो खाना जो है या उसका जो आहार है वो लेना कम कर देता है या बिल्कुल कई बार बंद भी कर देता है। इसलिए
अच्छा होगा कि इस जानवर को अच्छी तरह से वो एग्जामिन कराएं पशु चिकित्सक से, और इसका जो गोबर है उसकी जांच करवाएं। अच्छा, कई बार हो सकता है कि इसके गोबर में जो है कीड़ों के अंडे आए, और उससे जो है जो एंथेलमेटिक हम कहते हैं, जो इसको डोजिंग करते हैं वो करें, उससे ये जानवर ठीक हो सकता है। और इसका ये भी देखें कहीं इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। अगर वैसा कुछ हो तो उसका रोकथाम भी करना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर रैना, अभी आपने टीकाकरण का भी जिक्र किया है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा है पशुओं में, और उसकी रोकथाम के लिए सरकार भी बहुत ज्यादा प्रयास में जुटी हुई है। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि किस तरह के कार्यक्रम जो है पशुओं के टीकाकरण के लिए वो चलाए जा रहे हैं। इस टीकाकरण के आगे और पूरे देश में फैलाने के लिए मैं सभी पशुपालकों को बता दूं कि हमारी सरकार द्वारा NADCP प्रोग्राम, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। इसके अंतर्गत हम जो हमारे 53 करोड़ पशु हैं पूरे देश में, उसको हम कवर करेंगे, और मुखुर, FMD और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करेंगे, पूरा टीकाकरण करेंगे। पूरे भारत में हम इसको कर रहे हैं और ये स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत टीकाकरण हो रहा है। बाकी इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम भी स्टार्ट है, NAIP, जिसके अंतर्गत हमने एक फेज पूरा कर लिया, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की है, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान किया। 90 लाख जानवर हमारे जो पशु हैं हमने कवर किए हैं पूरे हमारे भारत में, और उसका फेज 2 अब स्टार्ट हो चुका है। तो ये दो एक मुख्य कार्यक्रम जो मंत्रालय द्वारा इस वक्त चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम सारे हमारे देश के पशुपालकों को फ्री टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत वो सारी सेवाएं ले सकते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। भरतपाल सिंह जी इस वक्त सिरोही राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरतपाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं सिरोही राजस्थान से बोल रहा हूँ, भरतपाल सिंह जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछें। मैडम, अभी मतलब सिरोही राजस्थान में मतलब कौन सी स्कीम चल रही है? मैं गया था वहाँ तो पूछा था वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब अभी कोई स्कीम नहीं है, मेरे को डेयरी फार्म खोलना है। अच्छा, कुछ ऐसी। ठीक है, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। जी जी भरतपाल जी, तो डॉक्टर रैना बताएं कि भरतपाल जी डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, ऐसे में किस तरह की सरकार की योजनाएं जिसका लाभ ले सकते हैं? जी जी, देखिए, भारत सरकार द्वारा अभी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस स्कीम के शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हम जो भी आप डेयरी फार्म है उसके अंदर जो भी चीज़ लेते हैं, जैसे अगर आप कोई बल्क में मिल्क कूलर या फिर आप कुछ मिल्किंग मशीन, इस इक्विपमेंट के लिए तो भारत सरकार सब्सिडी आपको दे रही है, और इस स्कीम के अंतर्गत वो चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। बाकी आपकी स्टेट में, राजस्थान में कोई अगर अलग से स्कीम चल रही है तो आप आपकी स्टेट में आप पता कर सकते हैं कि आपको डेयरी में नया डेयरी फार्म खोलने के लिए क्या सब्सिडी दी जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार द्वारा आपको जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मिल्किंग मशीन हो गई या बाकी भी कोई चीज़ आपको लेनी है, तो उस पर आपको सब्सिडी का जो दी जा रही है वो इस स्कीम के अंतर्गत जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के दौरान आपको दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो भरतपाल जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल और ठंडे प्रदेशों में पशुओं के देखभाल के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रैना आपसे जानना चाहूंगी कि हमने बहुत सारी चर्चाएं की जिसमें टीकाकरण की भी बात है, आहार का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कृत्रिम गर्भाधान जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण। अगर किसान घर बैठे चाहे कभी भी ये जानकारियां हासिल करना, क्या उपाय उनके पास है? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि मैं अपने सारे किसान भाइयों को दोबारा बता दूं कि भारत सरकार द्वारा ई पशु हाट एक पोर्टल बनाया गया है और उसके एक ऐप बनाई गई है, ई गोपाला ऐप, जो अपने फ़ोन पे कभी भी उसको खोल सकते हैं, कभी भी इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर दीजिए और उसमें सारी जानकारी है। अगर आप अपने पशु का उसका वेट कितना है वो डालेंगे तो आपको बता देगा कि आपको किस मौसम में क्या खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए। आप ये डाल देंगे कि कौन सा टीकाकरण कब कराना है, उसकी भी पूरी जानकारी है। इस वक्त कौन कौन सी नस्लें हैं हमारे देश में जो ज़्यादा दूध दे रही हैं, कि कैसे आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस ऐप के अंदर है। और अब मैंने ये पहले भी ये कहा था कि उसके अंतर्गत अब हम पशु का लेन देन भी कर पाएंगे। अच्छा। पशु का लेन देन भी उसके अंदर अब ये शुरू हो रहा है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पशुपालक कहीं भी कभी भी उस ऐप के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने पशु के बारे में प्राप्त कर पाएंगे, कभी भी वो अपने पशु की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए इस वक्त आगे बढ़ेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। रामेश्वर लाल जी इस वक्त हमारे साथ नागौर राजस्थान से जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, मेरे एक 3 साल की भैंस है मैडम। ठीक है। वो बार बार मैडम गर्मी में आ रही है, लगभग 17-18 दिन से। अच्छा। तो मैडम मैंने 2 बार डॉक्टर को भी दिखाया, उसकी सफाई करवाई, बार बार मैडम ये गर्भ गिरा रही है और गर्मी में आ रही है हर 17-18 दिन बाद में। जी तो इसका क्या कारण है मैडम? जी जी डॉक्टर रिसम आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इन्हें? देखिए मैडम, जैसा कि अभी हमारे पशुपालक भाई बता रहे हैं कि इनकी भैंस जो है 3 साल की है और बार बार गर्मी में आ रही है, यानी कि इस साइकिल में दोबारा आती है। उसकी वजह ये हो सकती है कि एक तो या तो उसके यूट्राइन ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, दूसरा ये है कि उसमें मिनरल्स की भी कहीं कमी हो सकती है और न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। और साथ साथ में जब पशु हीट में आता है तब उसका जो है उस प्रॉपर हीट ईस्ट्रस साइकिल का जो है वो एक पीरियड होता है, उस पीरियड में ही उसका इंसेमिनेशन हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो वो दोबारा उसमें हीट में आ जाती है। इसके लिए बेस्ट ये है कि जब सबसे पहले ये देखें कि ये हीट में आई है, इसको पशु चिकित्सक के पास ले जाएं और उसका अच्छी तरह से एग्जामिन करा के राइट टाइम पे जो है उसका इंसेमिनेशन कराएं ताकि इनकी जो भैंस है वो ज्ञापन हो सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर रैना आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे?
हाँ, जैसे कि रिसम सर ने बात कही कि सही टाइम पे कृत्रिम गर्भाधान कराना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ कई बार रिपीट ब्रीडिंग के केस में भी ये होता है कि वो बार बार हीट में आती है, लेकिन वो नहीं कृत्रिम गर्भाधान नहीं हो पाती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो हमारा पशु। तो रिपीट ब्रीडिंग के केस में आप पशु चिकित्सक से कंसल्ट करिए, क्योंकि कई बार सिस्ट भी होता है और कई बारी नहीं, मतलब सही से हम आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान भी सही से नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसमें हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अगर वो रिपीट ब्रीडिंग का केस हो तो ज़रूर आप किसी पशु चिकित्सक से ज़रूर जल्दी ही संपर्क करिए। बिल्कुल रामेश्वर जी, आपके लिए यही सलाह होगी हमारे दोनों खास मेहमानों की कि किसी पशु चिकित्सक से आप जल्द से जल्द संपर्क ज़रूर करें। और डॉक्टर रिसम, आपसे जानना चाहेंगे, ठंडे प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं और जो उत्तर भारत है उसमें कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ पे ठंड में बर्फबारी तक होती है। तो जब बर्फबारी का भी समय हो और इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां पर पशुओं की किस तरह के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है और बचाव के लिए क्या कर सकते हैं पशुपालक? बर्फबारी जहां भी होती है वहां पशु की जो समस्या है, हेल्थ की समस्या है, वो ज्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही होते हैं। जी जी। और उसमें जो है सबसे पहले तो जानवरों को अच्छी तरह से हाउसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, उनको सही शेल्टर मिले जहाँ की डायरेक्ट ठंड ना आए और उनकी बेडिंग वगैरह प्रॉपर रखी जाए, तो ताकि जानवर को जो ठीक गर्माइश और ठीक टेम्परेचर में रखा जाए ताकि उनकी जो जेनेटिक कैपेबिलिटी है जी वो प्रॉपरली एक्सप्लॉइट हो सके। आप किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि पशु की परफॉर्मेंस आने के लिए उसकी जेनेटिक मेकअप क्या है और साथ में उसको जो है एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा मिलता है, दोनों चीज़ों का समन्वय जो है वो होना चाहिए ताकि जानवर की जितनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में हम जानवरों को सही वातावरण दें, ज्यादा ठंड ना उनको डायरेक्टली हो, और साथ साथ में जैसे कि अभी ये जी डॉक्टर रिसम, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा मुझे क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जल्द से हम इनका सवाल ले ले। यहाँ पर करणवीर जी हमारे साथ मेरठ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। करणवीर जी स्वागत है, पूछे अपना सवाल। करणवीर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो करणवीर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर रिसम, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे कि अभी राणा साहब ने बताया कि एक ऐप है जिसके जरिए घर बैठे ही पशुपालक जो है अपनी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। इसके साथ साथ में मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि भारत सरकार ने एक किसान कॉल सेंटर का भी समाधान किया हुआ है जिसका कि नंबर भी सबके पास होता है 1800-180-180-1551। उस पे भी ये जो है कॉल करके, इसका कोई शुल्क नहीं देना है, कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी ले सकते हैं, जिसमें कि जी। और डॉक्टर रिसम, आज आपने इस कार्यक्रम में हमारे कई पशुपालक साथियों के समस्याओं का समाधान किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ पर बहुत ही जल्द डॉक्टर रैना, आपसे हम जानना चाहेंगे, संक्षेप में बताएं कि इस बदलते मौसम में पशुओं का ध्यान किस तरह से रखें। कोई खास बातें जो जाते जाते आप कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि एक तो अपने पशुओं को आप अंदर रखिए, रात के समय ज़रूर अंदर रखिए। कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे पशुपालक होते हैं उनके पास जो शेड होता है वो ओपन होता है, दोनों साइड से खुला होता है। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी था जिसमें मैंने काम किया था कि आप जो गनी बैग्स होते हैं, जो बोरियाँ होती हैं, उनको एक तरफ से लगा सकते हैं कि हवा चले और रुके पूरा, मतलब कि पशु जो है उस हवा के संपर्क में ना आए, खासकर रात को। तो रात को अंदर रखिए, सुबह ताज़ा पानी दीजिए और जो चारा है वो अच्छी गुणवत्ता वाला दीजिए ताकि वो उस इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सके। जी, बहुत जरूरी होता है कि पशुओं का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहे, इसके लिए आवास और आहार का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। डॉक्टर रैना, आपने भी बहुत अहम जानकारियां हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से पशुओं की देखभाल आप इस मौसम में और खासतौर पर ऐसे में जबकि ठंड भी पड़ने वाली है, आप देखभाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में, यानी कि सोमवार को हेलो किसान कार्यक्रम का जो विषय रहेगा वो रहेगा नींबू वर्गीय फलों की तुड़ाई व परिक्षेत्र प्रबंधन, और इसके साथ ही शरदकालीन गन्ने में अंतः फसलीय प्रबंधन।
अगर आप खेती किसानी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा। साथ ही आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार आप कॉल कर सकते हैं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच और अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और इसी के साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।